हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 7 हिंदी विषय की सीरीज में हमने आपके अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 तीनों की संपूर्ण व्याख्या करवा दी है बहुत अच्छे से, और अध्याय 1 और 2 के अभ्यास प्रश्न भी करवा दिए हैं। उसी कड़ी में आज की इस क्लास के अंदर हम अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है फूल और कांटा, के समस्त अभ्यास प्रश्नों के उत्तर को हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर की व्याख्या मैंने बहुत अच्छे से करवा दी है, वो आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप चैप्टर की व्याख्या को अच्छे से देख सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के अभ्यास प्रश्न उत्तर की ये क्लास शुरू करते हैं। देखें पहला प्रश्न, जो कि आपके मेरी समझ से आधारित प्रश्न है। दिया गया है यहाँ पर पहला प्रश्न, कविता के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है। उसके सामने आपको तारा यानी स्टार बनाना है। क का पहला भाग, कविता में कांटे के बारे में कौन सा वाक्य सत्य है। प्रश्न क्या कह रहा है? कविता के अंदर कांटे के बारे में जो वाक्य कहा गया है, उसमें से यहाँ पर कौन सा वाक्य सत्य है, वो आपको यहाँ पर बताना है। देखो, पहला कथन है कि कांटा अपने आसपास की सुगंध को नष्ट करता है। कांटा है वो अपने आसपास की सुगंध को नष्ट करता है, ये कथन बिल्कुल गलत है, ऐसा पाठ में नहीं कहा गया। फिर दूसरा है, कांटा तितलियों और भौरों को आकर्षित करता है, ये भी गलत है। तीसरा कथन है, कांटा उंगलियों को छेदता है और वस्त्र को फाड़ देता है, ये कथन बिल्कुल सही है। तो यहां पर इसके सामने आप क्या बनाएंगे? तारा बना देंगे। तो कथन नंबर जो 3 है वो आपका सही है। आगे बढ़े, क का दूसरा, कविता में फूल और कांटे में समानताओं और विभिन्नताओं का उल्लेख किया गया है। कविता के अंदर फूल और कांटे में क्या समानता है और दोनों के बीच में क्या विभिन्नता है, क्या अंतर है, उसको बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य इन्हें सही रूप में व्यक्त करता है? तो इन चारों में से वो कौन सा वाक्य है जो फूल और कांटे में समानताओं और विभिन्नताओं को सही रूप से यहां पर दर्शाता है? पहला कथन है कि फूल सुंदरता का प्रतीक है और कांटा है वो कठोरता का प्रतीक है ना, तो ये गलत है। फिर फूल और कांटे के बारे में लोगों के विचार समान होते हैं, ये भी गलत है। तीसरा कथन है, फूल और कांटे एक ही पौधे पर उगते हैं लेकिन उनके स्वभाव भिन्न होते हैं। और अगला कथन है कि फूल और कांटे को समान देखभाल मिलती है फिर भी उनके रंग ढंग बिल्कुल अलग होते हैं। तो यहां पर जो कथन नंबर 4 है वो एकदम सही बैठ रहा है चैप्टर के अनुसार, कि फूल और कांटे दोनों एक ही पौधे पर उगते हैं, उनकी समान देखभाल होती है, लेकिन फिर भी उनका स्वभाव या उनके रंग ढंग बिल्कुल क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। आगे बढ़े, अगला, कविता के आधार पर कौन सा निष्कर्ष सबसे उपयुक्त है? प्रश्न क्या कह रहा है? कविता के आधार पर यहां पर इन चार वाक्यों में से कौन सा वाक्य है जो कविता के संदेश को या निष्कर्ष को बहुत अच्छे से बताता है? व्यक्ति का कुल, कुल का मतलब है यहां पर वंश, जिसमें वो जन्म लेता है। व्यक्ति का कुल या वंश ही उसके सम्मान का आधार होता है, बिल्कुल गलत बात है। व्यक्ति के कार्यों के कारण ही लोग उसका सम्मान करते हैं, ये बात सही है, तो यहां पर आप स्टार बना लेंगे। फिर कुल की प्रतिष्ठा हमेशा व्यक्ति के गुणों से बड़ी होती है, ये भी गलत है। और यदि व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो उसके कुल को प्रसिद्धि मिलती है। यदि व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो उसके कुल को प्रसिद्धि मिलती है, ये बात भी क्या है? सत्य है ना। तो ये कथन 2 और कथन 4 लगभग मिलते जुलते हैं। तो यहां पर जो अध्याय का मुख्य सारांश है वो कथन नंबर 2 है कि व्यक्ति के कार्यों के कारण ही लोग उसका सम्मान करते हैं, न कि उसके कुल की वजह से, है ना। वो भले ही किसी भी कुल या वंश में उसने जन्म लिया हो, लेकिन यदि उसके कर्म अच्छे हैं तो निश्चित रूप से लोग उसका सम्मान करेंगे। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने बहुत बड़े कुल में जन्म लिया है लेकिन उसका यदि व्यवहार सही नहीं है, उसके कार्य सही नहीं है, तो लोग उसका सम्मान कभी भी नहीं करेंगे। तो कथन नंबर 2 है वो बिल्कुल सही है। आगे देखो, कविता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बड़प्पन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कविता के अनुसार निम्नलिखित में से
कौन सा कथन बड़प्पन, बड़प्पन का मतलब होता है बड़े होने का भाव, बड़े होने का भाव, या इसी को कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं, श्रेष्ठत्व, कि जो अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। तो कविता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बड़प्पन के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है, वो बताना है। देखो, पहला कथन है धन दौलत और ताकत से व्यक्ति के बड़प्पन का पता चलता है, बिल्कुल गलत। दूसरा है कुल के बड़प्पन की प्रशंसा व्यक्ति की कमियों को ढक देती है, बिल्कुल गलत। तीसरा है बड़प्पन व्यक्ति के गुणों, स्वभाव और कर्मों से पहचाना जाता है, ये बात बिल्कुल सही है, तो यहां पर आप स्टार बना लेंगे। फिर अगला, कुल का नाम व्यक्ति में बड़प्पन की पहचान का मुख्य आधार है, ये भी गलत है। तो कथन नंबर जो 3 है आपका, वो बिल्कुल सही है कि जो बड़प्पन है, बड़े होने का जो भाव है, वो व्यक्ति के गुणों, उसके स्वभाव और कर्मों से ही पहचाना जाता है। ठीक, आगे बढ़े, आगे बात करते हैं ख की। ख प्रश्न यहां पर कह रहा है, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग या एक से अधिक उत्तर चुने हो। जो हमने पीछे 4 अबशब्द देखे, प्रश्न ये कह रहा है कि हो सकता है कि आपने या आपके मित्रों ने इनके उत्तर है वो अलग अलग चयन किए हो। अपने मित्रों के साथ इसकी चर्चा करनी है और बताना है कि आपने ये उत्तर ठीक क्यों चुने हैं। कि जो हमने पीछे क भाग के तहत 4 प्रश्न देखे अबशब्द वाले। अब प्रश्न ये कह रहा है कि अपने दोस्तों के साथ चर्चा करो और ये बताओ कि आपने वही उत्तर क्यों चुने हैं, उसके पीछे क्या कारण है। तो देखें इसके पीछे क्या कारण है। सबसे पहले प्रश्न में हमने जो उत्तर चुना था उसका कारण है कि अध्याय में दिया गया है कि कांटा क्या करता है, कांटा है वो अंगुलियों को छेदता है और वस्त्र फाड़ देता है। ये बिल्कुल सत्य कथन है, जो कविता के अंदर भी लिखा हुआ है, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है किसी का वर बसंत। तो ये बात कविता के अंदर लिखी गई है, इस वजह से हमने यहाँ पर उस उत्तर का चयन किया है। दूसरी बात, कविता के आधार पर फूल और कांटे को एक समान देखभाल और लालन पोषण मिलना और उनके स्वभाव और रंग ढंग का बिल्कुल अलग अलग होना उनकी समानता और विभिन्नता को क्या करता है, समानता और विभिन्नता को दर्शाता है। कि फूल और कांटा दोनों ही एक ही पौधे के ऊपर क्या होते हैं, उगते हैं या उत्पन्न होते हैं। एक ही पौधे से उन्हें पोषण मिलता है, एक ही पौधे से उन्हें खाद बीज और अन्य पोषक तत्व भी मिलते हैं, लेकिन फिर भी उनका स्वभाव और रंग ढंग दोनों चीजें क्या होती है, अलग अलग होती है। आगे बात करें तीसरा, तीसरा हमने क्या देखा कि कविता के आधार पर जो फूल है वो अपनी सुगंध, निराले रंगों और कोमलता की वजह से सबके मन को प्रसन्न करता है और सबके मन को भाता है और देवताओं के सिर पे चढ़ता है। जबकि जो कांटा है वो अपनी कठोरता के कारण सबकी आंखों के अंदर क्या होता है, खटकता है। यही कारण है कि फूल और कांटे एक ही पौधे में उगते हैं, परंतु उस पौधे को पहचान किससे मिलती है, फूल से मिलती है, न कि कांटे से। सभी लोग उसके फूलों की प्रशंसा करते हैं, न कि कांटों की। और चौथे में, एक ही पौधे पर उगने वाले फूल और कांटे में से फूल के गुण, फूल के स्वभाव और कर्म के आधार पर फूल की प्रशंसा होती है तथा कांटे के गुण, स्वभाव और कर्म के कारण उसकी क्या होती है, आलोचना होती है, बुराई होती है। अर्थात सीधी सी बात है कि जो बड़प्पन है वो व्यक्ति के गुणों, उसके स्वभाव और कर्मों से पहचाना जाता है, न कि उसने कहां पर जन्म लिया है उस बात से, वो किस पौधे पर है उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बड़प्पन व्यक्ति के गुणों, स्वभाव और कर्मों से ही पहचाना जाता है। जिस तरह फूल है वो अपने गुण, स्वभाव और कार्य के कारण या कर्म के कारण क्या किया जाता है, पहचाना जाता है और उसकी प्रशंसा की जाती है। ठीक, आगे बढ़े हम। अगला भाग है पंक्तियों पर चर्चा आधारित प्रश्न। कौन से प्रश्न, पंक्तियों पर चर्चा आधारित प्रश्न। तो है, मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। तो इन पंक्तियों को आपको क्या लिखना है, इन पंक्तियों का आपको अर्थ यहां पर बताना है। देखो, मेह का मतलब क्या है, मेह का मतलब है यहां पर बादल या वर्षा से है ना। मेह उन पर है बरसता एक सा,
एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। मतलब इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि बारिश और हवाएं, फूल और कांटों दोनों के ऊपर समान रूप से बरसती है और बहती है। कि बारिश वो भी फूल और कांटों पर समान रूप से बरसती है और हवाएं भी फूल और कांटे दोनों के लिए समान रूप से बहती है, लेकिन फिर भी दोनों का स्वभाव और व्यवहार क्या होता है, अलग अलग होता है। ये पंक्तियां क्या कह रही है कि बारिश और हवाएं फूल और कांटों दोनों पर समान रूप से बरसती है और बहती है, लेकिन फिर भी उनका स्वभाव और व्यवहार दोनों चीजें क्या होती है, दोनों चीजें वो अलग अलग होती है। ठीक, आगे बढ़े हम। पंक्ति है, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में बड़प्पन में कसूर। इस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में बड़प्पन में कसूर। इस पंक्ति का मतलब क्या है कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर बड़प्पन यानी बड़े होने का गुण, बड़े होने का भाव या श्रेष्ठत्व और अच्छे गुण नहीं है, तो उसके कुल की महानता का कोई महत्व नहीं है। यदि किसी व्यक्ति ने भले ही ऊंचे कुल में जन्म ले लिया है, लेकिन यदि उस कुल के अनुसार उसमें गुण, स्वभाव, विशेषताएं नहीं है, तो उस बड़े कुल में जन्म लेने से उसकी महानता का कोई महत्व नहीं। पंक्ति यही कह रही है कि यदि किसी व्यक्ति में बड़प्पन, बड़े होने का भाव, श्रेष्ठत्व नहीं है और अच्छे गुण यदि उसके अंदर नहीं है, तो उसकी कुल की महानता का वहां पर कोई महत्व नहीं रह जाता है। आगे बढ़े, सोच विचार के लिए आधारित प्रश्न। तो है, कविता में ऐसी कौन सी समानताओं का उल्लेख किया गया है जो सभी पौधों के ऊपर समान रूप से लागू होती है। प्रश्न क्या कह रहा है, कविता के अंदर ऐसी कौन सी समानताओं का उल्लेख किया गया है जो सभी पौधों के ऊपर क्या होती है, जो सभी पौधों के ऊपर एक समान रूप से लागू होती है। अब वो विशेषता कौन कौन सी है जिनका अध्याय के अंदर जिक्र किया गया है। तो कविता के अंदर कहा गया है कि फूल और कांटा दोनों एक ही जगह पर जन्म लेते हैं, एक ही पौधा उन्हें पालता है, चांद भी उन पर एक जैसी चांदनी डालता है, बारिश भी उन पर एक समान बरसती है और हवाएं भी उन पर एक जैसी ही बहती। कविता के अंदर ये चीजें बताई गई है कि फूल और कांटा ये दोनों एक ही जगह पर जन्म लेते हैं, एक ही पौधा उन्हें पालता है यानी उनका पालन पोषण करता है, चांद है वो एक समान चांदनी उनके ऊपर बिखेरता है, बारिश उनके ऊपर एक समान बरसती है, हवाएं भी उन पर एक जैसी बहती है, लेकिन फिर भी उनके गुण और स्वभाव है वो अलग अलग होते हैं। आगे देखो ख पंक्ति, आपको फूल और कांटे के स्वभाव में मुख्य रूप से कौन सा अंतर दिखाई दिया। आपको फूल और कांटे के स्वभाव में मुख्य रूप से कौन सा अंतर है वो दिखाई दिया है। तो कविता के अनुसार जो फूल है वो दूसरों को खुशबू और रंग देते हैं, दूसरों को खुशबू और रंग देते हैं यानी अपनी सुगंधा, अपनी मोहकता से लोगों के मन में वो बस जाते हैं, सभी लोगों के मन को वो भाते हैं और देवताओं के सिर पर चढ़ाए जाते हैं। जबकि जो कांटा है वो सबको चुभता है, यानी सबके मन को बुरा लगता है और क्या देता है, सबको वो तकलीफ देता है। इस वजह से सभी लोग उससे क्या करते हैं, नफरत करते हैं। ठीक, फूल है वो दूसरों को खुशबू देता है और रंग देता है, इसी वजह से वो सबके मन को भाता है। लेकिन जो कांटा है वो सबको चुभता है और सबको तकलीफ देता है, इस वजह से वो सभी लोगों के लिए क्या है, अप्रिय है, बुरा है। आगे बात करें, मिलकर करे मिलान आधारित प्रश्न। कौन से प्रश्न, मिलकर करे मिलान आधारित प्रश्न। सबसे पहले दया। दया किससे संबंधित है, यहां पर दया है वो संबंधित है फूल से, संबंधित है फूल से। फिर स्वार्थ, स्वार्थ किससे संबंधित है, कांटे से। फिर अच्छाई, अच्छाई किससे संबंधित है, फूल से। सुख, सुख किससे संबंधित है, फूल से। सुंदरता किससे संबंधित है, फूल से। कोमलता किससे संबंधित है, फूल से। आनंद किससे संबंधित है, फूल से। प्रकार किससे संबंधित है, फूल से। प्रेम किससे संबंधित है, फूल से। बुराई किससे संबंधित है, कांटे से।
दुख किससे संबंधित है? कांटे से। कठोरता किससे संबंधित है? कांटे से। प्रसन्नता किससे रिलेटेड है? फूल से। और पीड़ा किससे रिलेटेड है? तो पीड़ा भी रिलेटेड है आपकी कांटे से। तो यहां पर हमने क्या जाना कि जो फूल है, फूल दया का प्रतीक है, अच्छाई का प्रतीक है, सुख का, सुंदरता का, कोमलता का, आनंद का, प्रकार का, प्रेम का और प्रसन्नता का प्रतीक है। वहीं पर कांटा किसका प्रतीक है? कांटा है वो स्वार्थ का, बुराई का, दुख का, कठोरता का और पीड़ा का प्रतीक है, जो हमने चीजें कविता के अंदर पढ़ी थी। आगे बात करें, सोच विचार के लिए प्रश्न तो है, कविता में ऐसी कौन कौन सी समानताओं का उल्लेख किया गया है जो सभी पौधों के ऊपर समान रूप से लागू होती है? प्रश्न क्या कह रहा है? कविता में ऐसी कौन सी समानताओं का जिक्र किया गया है जो सभी पौधों के ऊपर समान रूप से क्या होती है? सभी पौधों के ऊपर समान रूप से लागू होती है, वो आपको यहां पर बताना है ना। कविता के अंदर ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई है जो सभी पौधों के ऊपर समान रूप से लागू होती है? देखें, कविता में बताया गया है कि चांदनी, बादल का जल और हवा सभी पौधों के लिए एक समान होते हैं। फूल और कांटा दोनों एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं, यानी उन्हें एक जैसा ही परिवेश या वातावरण मिलता है। कविता में यह बताया गया है कि चांद की चांदनी, बादलों का जल और हवा ये सभी पौधों के लिए एक समान होते हैं। फूल और कांटा दोनों एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं, उन्हें एक ही पौधे से क्या मिलता है? पोषण मिलता है, उन्हें एक जैसा ही परिवेश मिलता है, लेकिन फिर भी वो दोनों क्या है? फिर भी दोनों वो अलग अलग है। आगे देखो, ख, आपको फूल और कांटे के स्वभाव में मुख्य रूप से कौन सा अंतर दिखाई दिया? आपको फूल और कांटे के स्वभाव में मुख्य रूप से कौन सा अंतर दिखाई दिया वो बताना है। देखो, फूल और कांटे के स्वभाव में मुख्य अंतर है वो है फूल सबको कोमलता, सुगंध और खुशी प्रदान करता है। जो फूल है वो सभी को कोमलता, सभी को सुगंध और खुशी प्रदान करता है, जबकि जो कांटा है वो दूसरों को केवल कष्ट देता है, उंगलियों को छेदता है और कपड़ों को फाड़ देता है। यानी जो फूल है वो खुशी का प्रतीक है और जो कांटा है वो यहाँ पर दुख का प्रतीक बताया गया है। डियर, आगे बढ़े। कविता में मुख्य रूप से कौन सी बात कही गई है उसे पहचानिए, समझिए और अपने शब्दों के अंदर लिखिए। कविता के अंदर मुख्य रूप से कौन सी बात कही गई है उसे पहचानिए, उसे समझिए और अपने शब्दों में लिखिए। देखो, कविता में मुख्य रूप से एक बात कही गई है कि जो मनुष्य है वो अपने कर्मों और स्वभाव से महान बनता है। कोई भी मनुष्य अपने कर्मों यानी अपने कार्यों और अपने स्वभाव की वजह से महान बनता है, न कि केवल एक ऊंचे या बड़े खानदान में जन्म लेने से। कविता में ये बात मुख्य रूप से कही गई है कि जो मनुष्य है वो अपने कर्मों और स्वभाव से महान बनता है, न कि केवल एक ऊंचे या बड़े खानदान में जन्म लेने। ठीक, अगला देखो, घ, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, उदाहरण देकर समझाइए। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, आपको उदाहरण देके इसको बताना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण नहीं है तो उसका बड़ा खानदान उसे सम्मान नहीं दिला सकता। यदि किसी व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण नहीं है, अच्छे उसके कर्म नहीं है, उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, तो बड़े खानदान में जन्म लेने से उसे कोई फायदा नहीं है। भले ही वो किसी भी बड़े खानदान में जन्म ले ले, वो खानदान उसे सम्मान नहीं दिलवा सकता। जैसे उदाहरण की बात करें, यदि कोई राजकुमार बहुत ज्यादा क्रूर यानी निर्दयी और अहंकारी है तो लोग उसे उसके कुल की वजह से नहीं बल्कि उसे उसके बुरे स्वभाव की वजह से क्या करेंगे? नापसंद करेंगे, उससे नफरत करेंगे। तो इसका मतलब यही है कि कोई भी व्यक्ति है वो किसी बड़े कुल या खानदान में जन्म लेने से महान नहीं हो जाता। बड़ा बनाता है उसे उसका स्वभाव, उसके गुण, उसके कर्म। केवल कुल में जन्म लेने से किसी की महानता सिद्ध नहीं हो जाती। आगे बढ़े हम, अनुमान और
कल्पना से आधारित प्रश्न। अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कल्पना कीजिए चांदनी, हवा और मेघ यानी बादल केवल एक ही पौधे पर बरसते हैं, बाकी पौधे इन सबके बिना कैसे दिखेंगे और उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रश्न कह रहा है कि क्या ऐसा हो जाए कि चांद की चांदनी, हवा और बादलों की वर्षा केवल एक ही पौधे के ऊपर पड़े, बाकी पौधे के ऊपर न पड़े, तो फिर इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा वो आपको बताना है। तो देखो, जिन पौधों को चांदनी, हवा और पानी नहीं मिलेगा वे सूख जाएंगे और मुरझा जाएंगे। उनके बिना प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा और धरती बिल्कुल बेजान, जान रहित और बेरंग यानी रंग विहीन दिखने लग जाएगी। यदि जिन पौधों को चांदनी, हवा और पानी नहीं मिलेगा वे बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे और मुरझा जाएंगे। उनके बिना प्रकृति का जो संतुलन है वो बिल्कुल बिगड़ जाएगा और धरती बिल्कुल बेजान यानी जान रहित और बेरंग, रंग रहित दिखने लगे। कुल मिला के प्रकृति का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। अगला देखो ख, यदि सभी पौधे एक जैसे होते तो दुनिया कैसी लगती। प्रश्न कह रहा है कि यदि दुनिया के अंदर सारे पेड़ पौधे एक जैसे होते फिर ये दुनिया कैसी लगती। इसका उत्तर क्या होगा, यदि सभी पौधे एक जैसे होते तो दुनिया बहुत ही नीरस और उबाऊ लगती। प्रकृति की सुंदरता उसकी विविधता में छिपी हुई है और यदि विविधता नहीं होती तो प्रकृति की जो ये सुंदरता है वो क्या हो जाती, खत्म हो जाती। यदि विविधता नहीं होती तो प्रकृति की जो ये सुंदरता है वो खत्म हो जाती। ग है, यदि कांटे न होते और हर पौधा केवल फूलों से भरा होता तो क्या होता। यदि कांटे न होते और हर पौधा केवल और केवल फूलों से भरा होता तो फिर क्या होता। यदि कांटे न होते तो जो फूल है वो सुरक्षित नहीं रहते, जानवर या लोग उन्हें आसानी से नष्ट कर देते। कांटे हैं वो पौधों की रक्षा कवच की तरह काम करते हैं। कांटे क्या करते हैं, फूलों के लिए और पौधे के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। उसके बिना पौधों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। कांटे नहीं होते तो जो फूल है वो कभी भी सुरक्षित नहीं रह पाते, जानवर या लोग उन्हें आसानी से क्या कर देते, नष्ट कर देते। साथ ही साथ यदि कांटे नहीं होते तो पौधों की सुरक्षा नहीं होती और यदि पौधों की सुरक्षा नहीं होती तो बहुत सारे पौधे तो ऐसे ही क्या हो जाते, नष्ट हो जाते, उनका अस्तित्व ही खतरे के अंदर पड़ जाता। आगे बात करें घ, कल्पना कीजिए एक तितली कांटे से मित्रता करनी चाहती है, उनके बीच में कैसा संवाद या कैसी वार्ता होगी। कल्पना कीजिए कि एक जो तितली है वो कांटे से क्या करना चाहती है, दोस्ती करना चाहती है, तो उनके बीच में कैसी वार्ता रही होगी या कैसा संवाद होगा वो आपको बताना है। तितली कहेगी, कांटे भाई आप इतने कठोर क्यों हो, क्या हम दोस्त बन सकते हैं। कांटा कहता होगा, नहीं तितली, मैं तो रक्षा के लिए हूं, मुझसे दूर रहो, कहीं तुम्हें चोट न लग जाए। तितली कहेगी, मैं सावधानी बरतूंगी पर मैं चाहती हूं कि लोग आपको भी प्यार से देखें। कुछ इस तरह की वार्ता उनके बीच में हुई होगी। ये देखो अनुमान और कल्पना आधारित प्रश्न है, आपको अपनी सोच से, अपनी कल्पना से इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये सभी व्यक्तियों की सोच है वो अलग अलग हो सकती है। तो देखो, कल्पना कीजिए आपको किसी कांटे, फूल या दोनों के गुणों के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। आप किसके गुणों को अपनाना चाहेंगे, कारण सहित बताइए। प्रश्न क्या कह रहा है कि आपको कांटे, फूल या दोनों के गुणों के साथ जीवन जीने का मौका मिलता है, तो आप किसके गुणों को अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे, कारण सहित बताना है। तो देखो, मैं फूल के गुणों को अपनाना चाहूंगा। जिस तरह फूल अपनी खुशबू और कोमलता से दूसरों को खुशी देता है, मैं भी अपने अच्छे व्यवहार और कार्यों से समाज के अंदर सुख और प्यार फैलाना चाहता हूं। यानी कुल मिला के जो फूल के अच्छे गुण हैं उन्हीं को कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपनाना चाहेगा, न कि कांटे के बुरे गुणों। तो सीधी सी बात है कि यदि मुझे फूल अथवा कांटों में से किसी एक के गुणों को अपनाना होगा तो मैं फूल के गुणों को अपने जीवन के अंदर अपनाना चाहूंगा। आगे बढ़े हम, शब्द से जुड़े हुए शब्द। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बड़प्पन, बड़प्पन का मतलब क्या होता है, बड़े होने का भाव या श्रेष्ठत्व, बड़े होने का भाव या श्रेष्ठत्व।
तो इससे जुड़े हुए शब्द आपको अपने समूह के अंदर चर्चा करके लिखने हैं। जैसे पहला बड़प्पन का शब्द लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है संतोष। इसके अलावा क्या हो सकता है? बड़प्पन का मतलब इससे हो सकता है उदारता से। उदारता का मतलब सहजता। फिर बड़प्पन के लिए दयालुता। इसी तरह बड़प्पन के लिए कौन सा शब्द काम में ले सकते हैं? नैतिकता। और इसी तरह नैतिकता को हम किससे दर्शा सकते हैं? विनम्रता से। और इसी तरह क्या लिख सकते हैं आप बड़प्पन के लिए? त्याग। ये सारे शब्द है वो बड़प्पन से जुड़े हुए शब्द है। आगे बढ़े, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जो किसी भाव को व्यक्त करते हैं। इनमें से जो शब्द बड़प्पन के भाव को व्यक्त करते हैं उन पर एक गोला बनाओ, और जो बड़प्पन का भाव व्यक्त नहीं करते हैं उनके नीचे क्या करनी है आपको? उनके नीचे आपको रेखा खींचनी है। अब बड़प्पन का भाव कौन कौन से शब्द दर्शाते हैं? सबसे पहले सहनशीलता बड़प्पन के भाव को दर्शाता है। दया, ये भी बड़प्पन के भाव को दर्शाता है। विश्वास, ये भी बड़प्पन के भाव को दर्शाता है। इसके बाद उदारता, विनम्रता, त्याग, संतोष, समर्पण, आदर, सम्मान, निष्ठा, परोपकार और सद्भावना, ये सब आपके बड़प्पन के भाव को दर्शाते हैं। और जो बाकी शब्द है, अहंकार, घमंड, ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिशोध, क्रूरता, स्वार्थ, अपमान, अविश्वास, झूठ, अधीरता, लालच और झगड़ालूपन, ये जो शब्द है वो बड़प्पन के भाव को व्यक्त नहीं करते हैं। तो जो बड़प्पन के भाव को व्यक्त करते हैं उन पर हमने गोला बनाया है, और जो बड़प्पन के भाव को व्यक्त नहीं करते हैं उनके नीचे हमने लाइन खींची। आगे बढ़े, कविता की रचना। यहां पर कविता की विशेषता दी गई है और दूसरे तरफ में कविता की पंक्तियां दी गई है ना। तो यहां पर देखो, सबसे पहले कि एक ही वर्ण से शुरू होने वाले दो शब्द एक ही पंक्ति में साथ साथ आए हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि एक ही वर्ण से शुरू होने वाले दो शब्द एक ही पंक्ति के अंदर दो बार आए हैं। तो देखो यहां पर वो कौन से शब्द है? एक तो है आपका दूसरे के अंदर, एक ही वर्ण से शुरू होने वाले दो शब्द है एक ही पंक्ति में साथ साथ आए हैं। देखो यहां पर जैसे अपना और अनूठा, अ से शुरू हो रहे हैं और एक साथ आए हैं। इसी तरह यहां पर पहले के अंदर भी कुल और की, है ना, तो यहां पर क और क आया है, तो ये दोनों पहले से संबंधित है। फिर दूसरा है मुहावरे का प्रयोग किया गया है। का प्रयोग किया गया है मुहावरे का, ये यहां पर है कि है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोता सूर शीश पर, यानी आंखों में खटकना, है ना, ये एक तरह का मुहावरा है। तीसरा है प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है, तो प्रश्न कहां पूछा गया है? किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, यानी पहले की पंक्ति के अंदर। फिर चौथा है प्राकृतिक वस्तुओं, पेड़ पौधों में मानवीय कार्यों और भावनाओं का वर्णन किया गया है। वो कहां पर किया गया है सदा देता कली काजी खिला, यहां पर प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया है। पांचवा, एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग होता है। वो कहां पर प्रयोग किया गया है? वो किया गया है तीसरे वाक्य के अंदर। तो चौथे का पांचवा छठा होगा और पांचवे का हो जाएगा तीसरा। फाड़ देता है किसी का वर वचन, तो यहां पर एक तो फाड़ देना और एक किसी का वर वचन, है ना, फाड़ देता है किसी का वर वचन, तो ये एक दूसरे के विपरीत शब्द यहां पर काम में लिए गए हैं। ठीक है डियर, आगे बात करें कविता का सौंदर्य। नीचे कुछ कविता की पंक्तियां दी गई है, इनमें कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द को चुनकर पंक्ति को पूरा करो जो कविता के अंदर जच रहे हैं। जैसे पहला है जन्म लेते जग में, है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, एक ही पौधा उन्हें ही पालता, रात में उन पर चमकता, यहां पर क्या आएगा?
रात में उन पर चमकता चांद भी, रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी चांदनी है डालता। तो पहली खाली जगह में रात आ जाएगा, दूसरी में आ जाएगा चांद। आगे देखो, मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही, एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। तो यहां पर हमें सही शब्द को भरना था। अगला, अपने समूह में चर्चा करके पता लगाए कि कौन सा शब्द रिक्त स्थानों में सबसे अधिक साथियों को जच रहा है और क्यों। ये तो अभी हमने देख लिया कि रिक्त स्थानों में रात, चांद, में और हवाएं, ये शब्द ही सबसे अधिक क्या हो रहे हैं, ये शब्द ही सबसे अधिक जच रहे हैं। कारण क्या है, इसका मुख्य कारण ये है कि शब्द बिल्कुल सरल है और कविता की लय, रिदम और प्रवाह के साथ पूरी तरह से मेल खाते हैं। अन्य शब्द जैसे रात्रि या मेघ थोड़े कठिन हैं, जो कविता के संगीत यानी म्यूजिक को क्या कर रहे हैं, म्यूजिक को वो बिगाड़ सकते हैं। तो कविता के अनुसार रात, चांद, में और हवाएं, ये शब्द बिल्कुल सेट हो रहे हैं और कविता की लय को भी बनाए रख रहे हैं। आगे बात करें हम विशेषण की। विशेषण क्या होते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, उन्हें कहते हैं हम विशेषण। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम विशेषण। जैसे यहां पर देखो, नीचे दी गई पंक्तियों में विशेषण और विशेष्य शब्दों की पहचान करनी है। विशेषण जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, है ना। और विशेष्य क्या होता है, जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। तो यहां पर देखो, यहां पर हमें क्या करना है, विशेषण और विशेष्य को बताना है। देखो पहला है, भोर का है वेद देता श्याम तन। बोध का क्या कह रहा है, भोर का है वेद देता श्याम तन। तो यहां पर विशेषण कौन है, श्याम है, और विशेष्य क्या है, तन यानी शरीर है। दूसरा है, फाड़ देता है किसी का वर वचन। तो वर का मतलब क्या होता है यहाँ पर, श्रेष्ठ या सुंदर से। और विशेष्य क्या है, वसन अथवा वस्त्र। ये किसकी विशेषता है, ये विशेषता है आपके वस्त्र की। फिर भोर को अपना अनूठा रस पिला। तो यहां पर जो अनूठा शब्द है वो विशेषण है और रस शब्द है वो विशेष्य है। फिर निज सुगंधों और निराले ढंग से। तो यहां पर निज और निराले विशेषण है और विशेष्य है वो है सुगंधों और ढंग। जब हम व्याकरण को पढ़ेंगे तो हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे, है ना। तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। जब हम व्याकरण पढ़ेंगे तो वहां पर हम विशेषण वाले पार्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे। आगे बात करें, नीचे दिए गए विशेष्यों के लिए अपने मन से विशेषण सोचकर लिखिए। फूल के लिए आप क्या विशेष्य यूज कर सकते हैं, फूल के लिए विशेषण, फूल क्या हो सकता है, सुंदर हो सकता है, कोमल हो सकता है और महकता, यानी ये फूल की विशेषताएं हो सकती है। कांटे की क्या विशेषता हो सकती है, नुकीला, तीखा और कठोर हो सकता। फिर में यानी बादल या वर्षा क्या हो सकती है, शीतल हो सकती है। में बरसता यानी बरसना हो सकता है में का, और बादल की विशेषता क्या हो सकती है, वो काला हो सकता है। चांद की विशेषता समकीला, शीतल और प्यारा। रात की विशेषता अंधेरी, चांदनी और डरावनी। तो ये इनके क्या है, ये इनके विशेषण शब्द है। ठीक, आगे बढ़े, आपकी बात या पाठ से आगे के प्रश्न। यदि आपको फूल और कांटे में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे और क्यों चुनेंगे। प्रश्न कह रहा है, यदि आपको फूल और कांटे में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे और क्यों। तो मैं फूल को चुनूंगा, क्योंकि फूल है वो अपनी कोमलता और सुगंध से दूसरों को क्या देता है, प्रसन्नता देता है, खुशी देता है। और मैं भी ठीक उसी तरह अपने व्यवहार से सबको खुश रखना चाहूंगा अथवा चाहूंगी। तो कुल मिला के यहाँ पर फूल के जो गुण है, फूल का जो स्वभाव है, उसकी जो सुंदरता है, उसका जो महत्व है, उसका बखान किया गया है। और कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में फूल की ही विशेषताओं को अपनाना चाहेगा, न कि कांटे की बुरी विशेषताओं को। आगे देखो, ख, कविता में बताया गया है कि जो फूल है वो अपनी सुगंध और व्यवहार से चारों ओर प्रसन्नता और आनंद फैला देता है।
आप अपने मित्रों या परिवार के जीवन में प्रसन्नता, खुशी लाने के लिए क्या क्या करते हैं वो आपको बताना है। कविता में बताया गया है कि जो फूल है वो अपनी सुगंध और व्यवहार से चारों ओर प्रसन्नता और आनंद फैला देता है। तो आप अपने मित्रों या परिवार के जीवन में प्रसन्नता यानी खुशी लाने के लिए क्या क्या करते हैं वो आपको बताना है। देखो, मैं घर के कामों में मदद करता हूं, सबसे विनम्रता से बात करता हूं और अपने मित्रों के साथ अपनी चीजें जैसे खिलौने, पुस्तक उन्हें बांटकर उन्हें क्या देता हूं, उन्हें मैं खुशी देता हूं, है ना। तो आप अपने अनुसार चीजें लिख सकते हैं कि आप अपने जीवन में या अपने परिवार में प्रसन्नता के लिए, खुशी के लिए क्या क्या काम करते हैं। अगला देखो, ग, फूल और कांटे एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, फिर भी साथ साथ पाए जाते हैं। अपने आसपास से ऐसे अन्य उदाहरण आपको देने हैं। फूल और कांटे दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है, फिर भी वो एक साथ पाए जाते हैं। अपने आसपास से आपको ऐसे कुछ और उदाहरण यहाँ पर देने हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग है लेकिन फिर भी साथ साथ पाए जाते हैं। जैसे दिन और रात यानी उजाला और अंधेरा, धूप और छाया, गर्मी और शीतलता, नमक और चीनी, नमकीन और मीठा, सुख और दुख, जीवन के अनुभव, जो बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत है लेकिन फिर भी एक साथ पाए जाते हैं। अगला, घ, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है किसी का भर बसन। तो आप अपने आसपास की किसी समस्या का वर्णन कीजिए जिसे आप कांटे के समान महसूस करते हैं और उसका समाधान भी सुझाइए। तो यहां पर क्या कह रहा है कि छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है किसी का भर बचन। तो आप अपने आसपास की किसी समस्या का आपको वर्णन करना है जिसे आप कांटे के समान महसूस करते हैं और उसका आपको सॉल्यूशन, समाधान भी यहां पर बताना है। देखो, समस्या क्या है कि सड़क के ऊपर फैला हुआ कूड़ा कचरा मुझे बिल्कुल कांटे की तरह खटकता है, क्योंकि उससे क्या होती है, तरह तरह की बीमारियां फैलती है। अब इसका समाधान क्या है कि हमें जो कूड़ा कचरा है वो हमेशा डस्टबिन के अंदर डालना चाहिए और लोगों को भी सफाई के प्रति क्या करना चाहिए, लोगों को भी सफाई के प्रति जागरूक करना चाहिए, ताकि लोगों को में भी सफाई के प्रति समझ बढ़े, गंदगी आसपास न फैलाए, ताकि बीमारियों से बचा जा सके। ठीक है, आगे देखो, अगला जो प्रश्न है आपका वो है आज की पहेली। कौन सा प्रश्न है, आज की पहेली। के नीचे कुछ पेड़ पौधों के चित्र दिए गए हैं जिसमें फूल और कांटे साथ साथ पाए जाते हैं। चित्रों को सही नामों के साथ रेखा खींचकर जोड़ना है। देखो, यहां पर पहला पहला है यहां पर बबूल। वो कह रहा है कि उसके जो फूल है वो कैसे होते हैं, बबूल के जो फूल हैं वो पीले या सफेद छोटे गुच्छेदार होते हैं, कांटे लंबे और नुकीले होते हैं। और विशेषता क्या है कि बबूल का जो उपयोग है, बबूल का उपयोग वो ईंधन के लिए, चारे के लिए और औषधियों के अंदर किया जाता है। तो यहां पर बबूल का चित्र कौन सा है, बबूल की पत्तियों का चित्र है, वो है आपका तीसरा चित्र। पहले का मिलन किससे करेंगे आप, तीसरे के साथ। पहले का मिलन किससे करेंगे, पहले का मिलन करेंगे तीसरे के साथ। दूसरा देखो, दूसरा कौन सा है, गुलाब का फूल। फूल की विशेषता क्या है, अलग अलग रंगों में होते हैं, विशेष रूप से लाल, सफेद या गुलाबी होते हैं। कांटों की बात करें, तने के ऊपर छोटे और काफी तीखे कांटे होते हैं। विशेषता क्या है, सजावटी पौधा है और इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके लिए कौन सा चित्र है, यहाँ पर गुलाब का चित्र कौन सा है, वो है आपका 4 नंबर का चित्र। तो दूसरे का मिलन किससे करेंगे आप, दूसरे का मिलन कर देंगे 4 से। तीसरा देखो, नागफनी। फूल कैसे होते हैं, रंग बिरंगे, पीले, नारंगी या गुलाबी। कांटे पूरी सतह पर छोटे या लंबे हो सकते हैं। विशेषता क्या है, सूखे क्षेत्रों में पाया जाता है, मरुस्थल वगैरह में, और सजावटी पौधे के रूप में भी उगाया जाता है। तो इसका चित्र कौन सा है, पहला वाला, पहला चित्र है वो आपका है नागफनी। ठीक है, तो यहां पर आप चाहे तो लिख सकते हैं ये किसका चित्र है, नागफनी का। दूसरा किसका था, दूसरा चित्र है आपका वो आगे है बेर का चित्र है बेर का। चौथे का मिलन आप कर देंगे बेर के साथ। तीसरा किसका है, बबूल का।
और यहां पर ये किसका है, वो है गुलाब का। देखो चौथे का मिलन किससे करना है, दूसरे के साथ। चौथे का मिलन करना है दूसरे के साथ, क्योंकि बेर के ऊपर छोटे और हल्के पीले फूल आते हैं, शाखाओं पर छोटे छोटे काफी नुकीले कांटे होते हैं, और इसके जो फल होते हैं वो खाने के काम आते हैं और दवाइयों के रूप में भी काम आते हैं। अगला है करोंदा। करोंदा फूल कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, सफेद होते हैं और सुगंधित होते हैं। शाखाओं के ऊपर छोटे छोटे और काफी तीखे कांटे होते हैं। फूल सजावटी और मधुर सुगंध वाले होते हैं। इसके फल से अचार, जैम और जेली बनाई जाती है। साथ ही साथ ये शुष्क और पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर ज्यादा उगता है। तो यहां पर इसका मिलान करेंगे पांचवे के साथ, सॉरी पांचवे का मिलान करेंगे छठे के साथ। पांचवे का मिलान करेंगे छठे के साथ। अगला है नींबू। नींबू तो सबको पता है, छोटे सफेद और हल्की गुलाबी छाया लिए होते हैं। इसके फूल सुगंधित और गुच्छेदार होते हैं। शाखाओं पर छोटे और तीखे कांटे होते हैं। जो फल है वो खट्टे होते हैं और विटामिन सी से भरपूर होते हैं। इसका उपयोग पेय पदार्थ, अचार, औषधियों और खाना बनाने के अंदर किया जाता है। तो छठे का मिलन किससे कर लेंगे आप, पांचवे से। छठे का मिलन किससे करेंगे, पांचवे से। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आज की इस क्लास के अंदर हमने आपके अध्याय नंबर 3, इसका नाम था फूल और कांटे, के अभ्यास के समस्त प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से हमने जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ सभी प्रकार के नोट्स, सभी प्रकार की अपडेट्स के लिए आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल गुमिन लेक्चर्स को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वहां पर आपको सभी प्रकार की क्लासेस की जानकारी, सभी प्रकार के टेस्ट, सभी प्रकार के नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।